हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 9। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट है आपका, जो एग्जिट एग्ज़ाम में आपका पूछा जा रहा है। मतलब एग्जिट एग्ज़ाम में आपके 11 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, जिनमें से आपका डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी। तो दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और जितना इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। टोटल आपको समझाएंगे कि क्या क्या मल्टीपल चॉइस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप पढ़ें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जिट एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको एग्जिट एग्ज़ाम का बैच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, और आप प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं देव फार्मेसी। वहाँ से आप देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके और प्रॉपर एग्जिट एग्ज़ाम का बैच परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो कम्युनिटी फार्मेसी के लगभग यहाँ तक 20 क्वेश्चन है, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया, और ये वीडियो मतलब आपकी ऐप पर भी पहुँच जाएंगी, देव फार्मेसी ऐप पर भी पहुँचा दी जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें जो 20 क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस वाली वीडियो में। यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है VD स्टैंड फॉर, मतलब VED। आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा, मतलब हमने शॉर्ट थ्योरी भी प्रोवाइड किया है, तो जिसमें आपने पढ़ा होगा कि BD स्टैंड फॉर क्या होता है, BD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके एग्जिट एग्ज़ाम में सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, BD स्टैंड फॉर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C वाला सही है, वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। मतलब ये इसकी फुल फॉर्म होती है VT की। इसमें फुल फॉर्म तो आपकी कई दी गई हैं, जैसे वाइटल, इमरजेंसी, डिज़ायरेबल, वैलिड, इसेंशियल, डिज़ायरेबल दिया गया है, वाइटल, इसेंशियल, डिटेल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा भाई, आपका वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल ऑप्शन सही होगा, जिसको हमने थ्योरी में बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड चूजिंग इन कंपटीशन इन नोन एज। मतलब इसकी आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आवश्यक पूंजी का आकलन करने और उसकी प्रतिस्पर्धा को चुनने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। मतलब पहले से ही कोई भी आप बिजनेस डालना चाहते हैं, उसका पहले से ही प्लानिंग करना, और उसके मतलब जो भी खर्चा होने वाला है उसके बारे में सोचना। तो दोस्तों, उसके बारे में सोचना, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द कैपिटल रिक्वायर एंड चूजिंग द कंपटीशन इन नोन एज। तो मतलब दोस्तों, इसमें आपका आंसर दिए गए हैं, सोर्सिंग दिया गया है, फाइनेंस दिया गया है, फाइनेंस प्लानिंग दिया गया है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया गया है। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं 22 वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें जो आपका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, मतलब कोई भी बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करना चाहते हैं, तो पहले से ही मतलब उसके लिए पूंजी को मतलब इकट्ठा करना, पैसों को जोड़ना। उसके बाद उसके लिए मतलब अगर पैसे की कमी होती है तो दोस्तों मतलब उधार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार का व्याख्यान किया गया था मतलब उसकी थ्योरी में। तो यही बात पूछी गई है, कोई भी आप मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले से आप क्या करेंगे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तभी कोई भी मतलब आप बिजनेस को रन कर पाएंगे। फिर बात करते हैं 23 में क्या लिखा हुआ है, इज़ ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग, एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सप्लायर प्रीमिसेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मतलब दोस्तों, जो भी आपका मतलब वेंडर होता है, तो वेंडर के बारे में बात की गई इसमें। इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग, एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर का एग्जामिनेशन करना, सप्लायर का ऑब्जर्वेशन करना, उसकी जांच करना, और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती हैं उनकी जांच करना, जिसको क्या कहा जाता है। इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, वेंडर ऑडिट, सेल्स ऑडिट। तो इसमें आपको बताना होगा कि सप्लायर की जो चेकिंग की जाती है, सप्लायर किस प्रकार का है, किस प्रकार की मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो जिसको क्या कहा जाता है, वेंडर ऑडिट। मतलब वेंडर ऑडिट, सी वाला जो ऑप्शन आपका होगा वह सही होगा। तो आपको याद रखना है मतलब वेंडर की, जो भी वेंडर होता है, विक्रेता होता है, जो आपकी मतलब कम्युनिटी फार्मेसी पर मेडिसिन लेके आता है, उसकी पहले से जांच पड़ताल करना, जिसको कहा जाता है वेंडर ऑडिट।
तो दोस्तों इस वीडियो में कई क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर 9 है कम्युनिटी फार्मेसी का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, उनको एक ही वीडियो में इसमें फुल कंप्लीट बताने वाले हैं, जिससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और एग्जिट एग्ज़ाम भी आपका बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है। तो 24 में लिखा हुआ है दोस्तों, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ द लेवल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर के बीच के स्तर को क्या कहा जाता है। जो मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है और मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, उसके बीच के लेवल को क्या कहा जाता है 24 में पूछा गया है। तो रीऑर्डर लेवल कहा जाता है, मतलब ना तो आप ऊपर का लेवल देखिए ना तो नीचे का देखिए, बीच के लेवल को अगर देखेंगे तो दोस्तों उसको कहा जाता है रीऑर्डर लेवल, जिसमें दोबारा से मतलब उस प्रोडक्ट को रीऑर्डर किया जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों 25 वाले क्वेश्चन के बारे में कि 25 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से दोस्तों लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब किसको छोड़कर इन्वेंट्री नियंत्रण की निम्नलिखित विधियां हैं, मतलब किस टॉपिक को छोड़ देंगे आप, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और बाकी सब जो है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की जो है विधियां होती हैं, और इसमें से एक विधि आपकी नहीं दी गई है, तो भाई आपसे पूछा गया है 25 वाले के अंदर। तो 25 वाले में आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सी विधि नहीं है। तो सेटिंग ऑफ स्टॉक लेवल ये आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड होता है, और उसके बाद EOQ मतलब जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड होता है। और उसके बाद ये जो आपका BED जैसे वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल, अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, तो ये भी आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड होता है। मतलब इन्वेंट्री वह होता है मतलब जहाँ पर कोई भी मतलब वस्तुएं स्टोर की जाती हैं और किस प्रकार से उन वस्तुओं को, उस प्रोडक्ट को स्टोर करना है, जिसको इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। तो ये सब मेथड होते हैं। लेकिन जो आपका कम्युनिटी मतलब जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी होता है, इसमें जो CRM होता है, जैसे जो आपका CRM होता है जैसे कम्युनिटी रिलेशन मैनेजमेंट, तो दोस्तों ये आपका एक मेथड नहीं होता है। जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसका ये मेथड नहीं होता है, तो इस पे आपको टिक कर देना, ये बात आपसे पूछी गई है। फिर बात करते हैं 26 वाले क्वेश्चन के बारे में। कैश मीमो इज़ द टेस्टिमनी ऑफ, मतलब जो कैश मीनो होता है मतलब जो रोकड़ पर्ची होती है, मतलब जिसको नगद पर्ची कहा जाता है, वह किस बात का साक्ष्य होता है। मतलब कैश मीनो जो है किस लिए यूज़ किया जाता है 26 वाले में आपको बताना होगा। तो जो कैश मीनो होता है उसको जो है सेल रिकॉर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। जो सेल्स का रिकॉर्ड होता है, जो भी मतलब सेल की गई मतलब प्रोडक्ट होते हैं, उनके रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए कैश मीनो का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं PMS स्टैंड फॉर, मतलब इसमें PMS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो डायरेक्टली आप बता देंगे PMS की फुल फॉर्म फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो आपका मतलब फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम होगा यहाँ पर SYSTEM, मतलब पहला वाला ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है पोटेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो होगा नहीं। थर्ड वाला लिखा हुआ है फार्मेसी मेजर सिस्टम, ये भी नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है फार्मेसी मोनोपोली सिस्टम, ये भी नहीं होगा आपका। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका PMS की फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना होगा। फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है 28 वाला, स्टोरेज एट कोल्ड कंडीशन इंडिकेट, मतलब जो कोल्ड कंडीशन की स्टोरेज होती है वह क्या इंडिकेट करती है, मतलब उसको कितना टेम्परेचर पर रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। तो 28 वाले में पूछा गया है, इसको तो आप मतलब टिक कर देंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 29 वाले क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है CRM स्टैंड फॉर, तो सिंपल सी फुल फॉर्म है, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो हमेशा याद रहेगी। CRM की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसको याद रखना है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। CRM फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और उसके बाद दोस्तों 30 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पेशेंट काउंसलिंग एरिया इन फार्मेसी शुड हैव, मतलब जो आपकी पेशेंट काउंसलिंग एरिया होता है उसमें ये पूछा गया उसके अंदर कौन कौन से मतलब प्रोडक्ट होने चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। तो इसमें आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका स्पाइकबो मैनोमीटर दिया गया है, और उसके बाद जैसे पीक फ्लोमीटर दिया गया है, और बैंग स्केल दिया गया है, और डी वाला आपका ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव।
तो दोस्तों स्पाइगमोमेनोमीटर तो आपको पता ही होगा। पीक फ्लो मीटर क्या होता है दोस्तों, जो लंग्स होते हैं उसमें कितनी तेज़ी से जो एयर होती है वह निकल रही होती है, तो इसको मापने के लिए दोस्तों पीक फ्लो मीटर का यूज़ किया जाता है। ये भी आपकी फार्मेसी में होना अनिवार्य है। स्पाइगमोमेनोमीटर का भी होना अनिवार्य होता है। और वेइंग जो सेल होता है, स्केल मतलब जिससे वजन नापा जाता है, वह मशीन होती है, तो दोस्तों उसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट काउंसलिंग एरिया इन फार्मेसी शुड हैव ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर देना है। फिर बात करते हैं 31 क्वेश्चन के बारे में। EOQ इज़ द बैलेंस बिटवीन, मतलब जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है वह किसके बीच का संतुलन होता है, इसमें आपको 31 में ये बताना होगा। तो 31 वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपका EOQ होता है ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच का मतलब बैलेंस होता है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद दोस्तों जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने में जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाने में जो रियल में खर्चा हुआ है उसको मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। और जैसे आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, उसमें कितने वर्कर्स लगे, वर्कर्स ने कितना खाना खाया, जो खर्चा होता है मतलब उसको केयर करने में उस प्रोडक्ट को जितना खर्चा होता है वह आपका होता है कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें यह पूछा गया है EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये किसके बीच का मतलब बैलेंस होता है। तो आपको याद रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच का मतलब बैलेंस होता है। और दोस्तों हमने एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे मल्टीपल चॉइस आपके सिलेबस से चूज़ किए हैं, मतलब उनको छांटा है। तो दोस्तों अगर आप इतने मल्टीपल चॉइस को पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको एग्जिट एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। 32 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, SOP स्टैंड फॉर, मतलब SOP की फुल फॉर्म क्या होती है इसको तो आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP को कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर बात करते हैं फ्रॉम फॉलोइंग फीचर व्हाट इज़ एप्लीकेबल टू पेटी केस, मतलब जो पेटी केस होता है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विशेषताओं से छोटी नकदी पर क्या लागू होता है। मतलब जो आपका पेटी केस होता है मतलब जो आपका छोटी नकदी की एक बुक्स होती है, मतलब छोटा जिसमें बहुत कम छोटा बहुत हिसाब रखा जाता है। तो फ्रॉम फॉलोइंग फीचर व्हाट इज़ एप्लीकेबल टू पेटी कैश, मतलब निम्नलिखित विशेषताओं से छोटी नकदी पर क्या लागू होता है। तो इसमें कौन सी बात लिखी गई है जो छोटी जो आपकी मतलब नकदी बुक होती है उस पर लागू होती है। 33 वाले में आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसके जो मल्टीपल चॉइस हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इसमें जो होता है जो आपकी पेटी केस होती है इसमें ऑप्शन लिखा है ए वाला द इजी एंड क्विक वे फॉर पेमेंट, ये तो इसके लिए सही बात लिखी गई। स्मॉल अमाउंट ऑफ केस, इसमें स्मॉल अमाउंट केस के बारे में मतलब वर्णन किया जाता है। यूज्ड फॉर माइनर एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आपके माइनर एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं वह आपके पेटी केस में लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके इसके लिए सही बात लिखी गई है। तो इसमें जो आपका 33 वाला क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग फीचर व्हाट इज़ एप्लीकेबल टू पेटी केस, दिस इज़ द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव पर आपको टिक कर देना है, ये आपका आंसर होगा। फिर बात करते हैं 34 वाले क्वेश्चन के बारे में। इफेक्टिव परचेस प्रोसीजर इज़ ए मेथड, मतलब जो आपका 34 वाला क्वेश्चन है इफेक्टिव परचेस जो प्रोसीजर होता है वह मतलब एक विधि होती है, किसकी विधि होती है, मतलब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कौन से टॉपिक की विधि होती है 34 वाले में पूछा गया है। तो 34 वाले में मतलब जो आपका इफेक्टिव परचेस जो प्रोसीजर होता है आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे सेल कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजट कंट्रोल, स्टाफ कंट्रोल। तो ये जो आपका इफेक्टिव परचेस प्रोसीजर मतलब जो परचेजिंग का इफेक्टिव प्रोसीजर होता है वह आपका एक इन्वेंट्री का मतलब मेथड होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड होता है। तो इसको आपको टिक कर देना इन्वेंट्री कंट्रोल पर। और उसके बाद दोस्तों फिर बात करते हैं 35 वाले क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस में आपका मेरे हिसाब से 100% क्वेश्चन कम्युनिटी फार्मेसी में पूछा जाएगा, जिससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन को कोई भी मिस नहीं करेगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। देखिए ये नहीं होता है कि एग्जिट में आप 20,000 क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम देने जाएं। उतना क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मतलब एग्ज़ाम आएगा।
तो 35 वाले क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितने घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन तो 100, 500, 600, 200 दिया गया है, लेकिन आपको 500 पर टिक करना है। अब NLT का मतलब क्या होता है, नॉट लेस देन। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉट लेस देन, मतलब 500 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग। 36 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 36 वाला क्वेश्चन कहता है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, फिर लिखा हुआ है इज एन अनबेस्ड एग्जामिनेशन एंड एवल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 36 में लिखा है संगठन के वित्तीय विवरण की निष्पक्ष जांच और मूल्यांकन है। मतलब जो आपका मतलब फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे आपका कम्युनिटी फार्मेसी खुद का चला रहे हैं, तो संगठन के वित्तीय विवरण मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो वित्तीय विवरण होता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसकी निष्पक्ष जांच और उसका एग्जामिनेशन करना, जिसको क्या कहा जाता है, मतलब किस में उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, केस में किया जाता है, लोन में, केस बुक में किया जाता है, या ऑडिट कहा जाता है। मतलब दोस्तों किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी हो गई या वेंडर हो गया या किसी भी प्रकार की किसी की जांच करना, जिसको क्या कहा जाता है, ऑडिट। मतलब जो ऑडिट होता है, ऑडिट का मीन्स ही होता है जांच पड़ताल करना। तो इसमें यही पूछा गया है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा है इज एन अनबेस्ड एग्जामिनेशन एंड एवल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है ऑडिट। और उसके बाद फिर से आपका टॉपिक आ गया है केस मीमो मस्ट हैव द सिग्नेचर ऑफ। मतलब जो आपका कैश मीमो होता है, तो कैश मीमो क्या होता है आपको याद रखना है। जो आपकी रोकड़ पर्ची होती है, जो नकदी पर्ची होती है, उसको कैश मीमो कहते हैं। कैश मीमो मस्ट हैव द सिग्नेचर ऑफ, मतलब जो कैश मीमो होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, 37 में आपको बताना होगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, मतलब कैश मीमो तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर यूज़ की जाएगी, तो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसके सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। और उसके बाद पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो दोस्तों ये जो कुछ लाइन दी गई हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जो लाइन हम आपको बताते हैं, इन लाइंस को आपको याद रखना होगा, डायरेक्टली इनको याद रखना होगा, रटना होगा। तो इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है और उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। 38 वाले में आपको क्या बताना होगा, तो 38 वाले में जो आपकी डे बुक होती है, तो डे बुक यहाँ पर अगर आप फिल कर देंगे तो पूरी लाइन पढ़िए, डे बुक इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। मतलब जो दिन में जो भी मतलब पेशेंट आए हैं आपके कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, डे बुक के अंदर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो आपको याद रखना है। 39 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टॉक ऑफ ए फिजिकल कमोडिटी इज़ रेफर्ड टू। मतलब 39 में लिखा है किसी भौतिक वस्तु के भंडार को क्या कहा जाता है। मतलब कोई भी भौतिक वस्तु हो गई, उसका भंडार कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 39 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, मतलब किसी भौतिक वस्तु के भंडार को क्या कहा जाता है। तो इसमें लेवेंडरी, जो आपका लेवेंटरी होता है, लेवेंट्री, आप इसका हिंदी मीनिंग डाल के देखेंगे एक बार लेवेंट्री का, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। आप गूगल पर एक बार डाल के देख लेंगे, मतलब एक वर्ड है लेवेंट्री। ए स्टॉक ऑफ फिजिकल कमोडिटी इज रेफर्ड टू एज लेवेंट्री। उसके बाद बात करते हैं 40 वाले क्वेश्चन के बारे में। रेफर्स टू द अस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड अदर हेल्थ प्रोफेशन टू मैनेज इलनेस एंड ब्रीथ रिस्क एंड प्रमोट वेलनेस। मतलब बीमारी और स्वास्थ्य जोखिम के प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य पेशे में जो भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के अनुसार जो आपका संदर्भित किया गया उसको क्या कहा जाता है। मतलब जो भी आपका मतलब इंफॉर्मेशन होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब व्याख्यान किया जाता है, बताया जाता है, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है। इसमें डायरेक्टली ये बात पूछी गई है। तो जो हमारी हेल्थ होती है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, तो जिसको कहा जाता है डिजिटल हेल्थ। तो इसमें आपको ये याद रखना होगा। तो दोस्तों आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए टाइम भी कम है, बहुत ज़्यादा टाइम कम है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, मतलब लास्ट टाइम अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम कम ही रहता है। तो दोस्तों
इसमें आपको हम बहुत फास्ट तरीके से मतलब मल्टीपल चॉइस बता रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस भी कवर हो जाएंगे। और आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए गए, जैसे फार्माकोथेराप्यूटिक हो गया और ह्यूमन एनाटॉमी हो गया और उसके बाद सोशल फार्मेसी हो गया। तो ये आपके सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट के लिए और परेशानी हो चुकी है। तो इसमें लिखा है 41 में इज़ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्रिएटर ऑफ द बिजनेस। मतलब इसमें लिखा हुआ है व्यवसाय के मालिक द्वारा योगदान की गई राशि को क्या कहा जाता है 41 वाले में। तो 41 में आपको किस पे टिक करना है, एसेट। मतलब वी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, एसेट मतलब जो संपत्ति, जिसको संपत्ति कहा जाता है। मतलब इज़ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्रिएटर ऑफ द बिजनेस, जो भी मालिक होता है उसके द्वारा जो भी योगदान की जाती है राशि, उसको क्या कहा जाता है, एसेट कहा जाता है, संपत्ति। और उसके बाद दोस्तों 42 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग साइट आर गुड फॉर फार्मेसी। तो इसमें आपको बताना होगा मतलब कौन सी साइट सबसे अच्छी रहती है फार्मेसी को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका रेजिडेंटल एरिया लिखा हो, मतलब जहाँ पर आवासीय एरिया होता है, नियर बाय द हॉस्पिटल, बिजनेस लोकेलिटी मतलब जहाँ पर बिजनेस एरिया होता है वहाँ पर आपको मतलब ओपन करना है। तो इसमें दोस्तों जो भी कम्युनिटी फार्मेसी ओपन किया जाता है, तो देखिए इसमें अगर ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन नहीं होता तो आप लोग टिक करते नियर बाय द हॉस्पिटल, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर देना है, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी को आप आवासीय एरिया में भी ओपन कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर भीड़ रहती है, आवास बने होते हैं, नियर बाय द हॉस्पिटल, बिजनेस लोकेलिटी मतलब बिजनेस इलाके में भी आप खोल सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। 43 में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर सम आर द वेरिएबल टू कंसीडर बाइल चूजिंग ए वेंडर एक्सेप्ट। मतलब विक्रेता चुनते समय विचार करने के लिए फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। मतलब कौन से विचार को छोड़कर निम्नलिखित कुछ चर हैं, मतलब कौन सा विचार उसके अंदर नहीं देखा जाता है और सब विचार को देखा जाता है, मतलब और सब विचार की क्वालिटी को देखा जाता है। तो दोस्तों स्लो डिलीवरी हो गया, क्वालिटी हो गया, प्राइस हो गया, एश्योरेंस ऑफ सप्लाई। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो आप वेंडर सिलेक्ट करते हैं तो आप नहीं देखते हैं और सब चीज़ों को देखते हैं। तो 43 वाला जो आपका क्वेश्चन है, तो 43 में देखिए क्वालिटी भी देखी जाती है, प्राइस भी देखा जाता है, और उसके बाद जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट आ जाएगा इसका आश्वासन देता है वो सप्लायर, इसको भी माना जाता है। लेकिन डिलीवरी से आपको मतलब नहीं होता, जैसे आज अगर नहीं आया तो कल आ जाएगा कोई प्रोडक्ट, थोड़ा लेट भी हो सकता है, इसको ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है डिलीवरी को। फिर बात करते हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इज एन इवेंट इन विच देयर इन इज ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन कैश और एन क्रेडिट। मतलब एक ऐसी घटना जिसमें नगद या उधार पर वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब एक घटना आपको बतानी है, ऐसा आपका टॉपिक बताना है जिसके अंदर दोस्तों नगद या उधार वस्तुओं का आदान प्रदान और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। 44 वाले के अंदर बताना होगा। तो जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पर फिर करना है। मतलब ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन केस और एन क्रेडिट। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना है, जितना मल्टीपल चॉइस हम आपको बताते चलेंगे उतना आप पढ़ते चलेंगे। और दोस्तों आपका जो उत्तराखंड का एग्ज़िट एग्ज़ाम है वह आपका मतलब स्टूडेंट नवंबर में भी मतलब अक्टूबर मंथ में भी दे सकते हैं, उनका रिज़ल्ट नवंबर में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट पे मतलब एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो दोस्तों वह लोग दोबारा से फॉर्म फिल करके मतलब एग्ज़िट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। 45 वाला क्वेश्चन कहता है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एम हेल्थ। तो मोबाइल हेल्थ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है 45 वाले में आपको बताना होगा। तो 45 वाले में आप सोचिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो जो माई चार्ट होता है या आपका जो मोबाइल हेल्थ होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है माई चार्ट, आपको याद रखना होगा। फिर 46 वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन्स ड्यूरेशन इज़ फॉर।
मतलब जो आपका मतलब दीर्घकालिक वित्त का अर्थ होता है मतलब कितने अवधि के लिए दीर्घकालिक व्यक्त जो आपका वित्त होता है उसको मतलब मैनेज किया जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन ड्यूरेशन, उसकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, मतलब लंबे समय तक आप फाइनेंस ले रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। 46 वाले में आपको बताना होगा कि 46 वाले में क्या लिखना है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है इसकी ड्यूरेशन होती है मोर देन 5 ईयर, मतलब 5 ईयर से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि 48 में क्या लिखा हुआ है। तो 48 में पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद लिखा हुआ है इस लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब जब कोरोना चल रहा था उस टाइम दोस्तों इंडिया के अंदर एक ऐप बहुत ज़्यादा चलाया गया था, उस ऐप का आपको नाम बताना होगा। तो इसमें आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं, आयुर्वेदिक सेतु ऐप, एरोमेटिक सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, एग्रीकल्चर सेतु ऐप। तो बहुत से स्टूडेंट ने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड भी किया होगा। तो इसमें जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है उसको कोविड-19 के टाइम दोस्तों बहुत चलाया गया तो आपको याद रखना होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसको आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ये गलत टाइप हो गया है, मतलब जो भी क्वेश्चन गलत टाइप हो जाता है उसको हम आपको बताते चलते हैं वीडियो के अंदर। फिर बात करते हैं 50 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द परचेजिंग एजेंसी टू इंश्योर। मतलब इसमें लिखा हुआ है खरीद प्रणाली की दक्षता एजेंसी जो होती है, मतलब जो खरीद प्रणाली होती है, जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो परचेजिंग होता है, उसके लिए जो आपकी मतलब जो एजेंसीज बनाई गई हैं तो उसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स किया गया है तो सुनिश्चित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब किसकी कैपेबिलिटी को सुरक्षित करने के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए जो एजेंसी बनाई गई हैं वह वर्क करती हैं। तो इसमें कई ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मतलब एजेंसी किसके लिए वर्क करती हैं, जो परचेजिंग कंडीशन होती है। तो जो परचेजिंग कंडीशन होती है जिसमें राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, ये सब बातें देखी जाती हैं तभी तो उसके बाद कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग की जाती है ना। प्रोक्योरमेंट होता है परचेजिंग, मतलब जो प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है डायरेक्टली परचेजिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी देखी जाती हैं कि उसका प्रोडक्ट जो है भाई उसका सोर्स अच्छा है या क्वालिटी बढ़िया है या क्वांटिटी अच्छी है। तो दोस्तों ये सब बातों को देखा जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर देना है। फिर 51 वाले में लिखा हुआ है पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट हेल्ड द मीट फ्यूचर डिमांड। 51 में लिखा हुआ है भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए रखे गए उत्पादों के स्टॉक को संदर्भित करता है। मतलब भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए, मतलब जो फ्यूचर में जो मांग होती है, जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसको पूरा करने के लिए जो भी स्टॉक होता है उसको कौन संदर्भित करता है, मतलब कौन जो है डिफाइन करता है कि मतलब आपका भविष्य में कोई प्रोडक्ट की मांग होगी तो इसको स्टोर करके रखना होगा। तो ये सब मैनेज कौन करता है, मतलब तो दोस्तों इसमें जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसको स्टॉक करना, फ्यूचर के लिए मतलब रखना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये इन्वेंट्री पर डिपेंड करता है। जहाँ पर आपका मतलब स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट हेल्प टू मीट फ्यूचर डिमांड, तो वहाँ पर दोस्तों आपको टिक करना होगा इन्वेंट्री के अंदर। और दोस्तों जो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम का फर्स्ट एग्ज़ाम है इसके लिए हम कुछ मॉडल पेपर भी मतलब तैयार करेंगे जिसको लाइव क्लास के अंदर हम कंप्लीट कराएंगे। लाइव क्लास अभी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हो जाता है बहुत जल्द, मतलब गांव क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आता इतना ज़्यादा। तो अभी आपका नेटवर्क सही हो जाएगा, उसके बाद लाइव क्लास में जो है हम आपके सैम्पल मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर बात करते हैं टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन किसके एग्जाम्पल होते हैं 52 वाले में आपको बताना होगा। तो 52 वाले में जो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा डिजिटल हेल्थ, ये सब आपके डिजिटल हेल्थ के एग्जाम्पल होते हैं। ABC एनालिसिस, मतलब ABC एनालिसिस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसमें डायरेक्टली ये पूछा गया 53 वाले में। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना होगा। और उसके बाद दोस्तों 54 में लिखा है यूज़ ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, मतलब फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है 54 में पूछा गया है। तो इसमें जो आपका मेंटेन सेपरेट रजिस्टर जो होता है, जैसे जो रजिस्टर होता है उसको मतलब सेपरेट करने के लिए जो फार्मेसी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फोल्डर होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है।
55 वाले में क्या लिखा हुआ है, refers to the use of information and communication technology in medicine and other health profession to manage illness and the health risk and to promote wellness। तो दोस्तों इसको तो हम बता ही चुके हैं, पहले भी बताया अभी इसी वीडियो में, मतलब डिजिटल हेल्थ, इसमें डिजिटल हेल्थ पर आपको टिक करना है। फिर दोस्तों 56 में लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, मतलब इसमें से जो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपका प्रेक्टो होता है, प्रेक्टो ये आपका फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें प्राइम आरएक्स होता है आपका, और उसके बाद फार्मा सर्म भी आपका मतलब फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होता है, और उसके बाद लिबर्टी सॉफ्टवेयर भी आपका फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो आपका प्रेक्टो होता है ये आपका फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। 57 वाले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसीलिए एग्जिट एग्ज़ाम के लिए टोटल मल्टीपल चॉइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर पाएँ। 57 में आपका जो क्वेश्चन लिखा है एम हेल्थ रेफर्स टू, जो आपका एम हेल्थ रेफ़र करता है, तो दोस्तों एम हेल्थ रेफर्स टू मतलब इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी गई है कि एम हेल्थ की फुल फॉर्म क्या होती है 57 वाले में। तो 57 वाले में एम हेल्थ का मीन्स होता है, यह इंडिकेट करता है दोस्तों मोबाइल हेल्थ को। और उसके बाद दोस्तों फिर आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है 58 वाले में फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी एक्सेप्ट, मतलब इसमें से जो आपका मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब किसको छोड़कर ऑनलाइन फार्मेसी के उदाहरण निम्नलिखित हैं, मतलब कौन सी चीज़ को छोड़ के आपके और शब्दों में ऑनलाइन फार्मेसी के उदाहरण होते हैं और ऑनलाइन फार्मेसी के सॉफ्टवेयर में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें नेडमेट्स दिया गया है, फार्मा सर्व दिया गया है, और उसके बाद मेडलाइफ दिया गया है, हेल्थ कार्ट दिया गया है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा जो है आपका ऑनलाइन फार्मेसी का एग्जाम्पल नहीं होता है, 58 में ये पूछा गया है। तो जो आपका फार्मा सर्व होता है, फार्मा सर्व जो होता है, तो दोस्तों ये आपका ऑनलाइन फार्मेसी का एग्जाम्पल नहीं होता है, तो इसको टिक कर देना है। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो जो आपका क्वेश्चन होता है फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, फार्मा सर्व में एक आपका जो होता है फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होता है, इतना आपको याद रखना होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन फार्मेसी, जिसको कहा जाता है ई फार्मेसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी इज़ आल्सो नोन, मतलब 59 वाले में आपको टिक करना होगा कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो जो आपका ऑनलाइन फार्मेसी होता है ई फार्मेसी, इसको अदर नेम से जाना जाता है वेब ड्रग स्टोर, तो आपको याद रखना होगा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है किस प्रकार से किसी फार्मेसी या किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करना है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, और मतलब कितनी मात्रा में स्टोर करना है किसी फार्मेसी के अंदर प्रोडक्ट को, जिससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये सब आपका होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन, मतलब कम लागत पर प्रोडक्ट अच्छा बन जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक होते हैं उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए। मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कम से कम इन्वेंट्री पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फ़ायदा ज़्यादा होनी चाहिए, ये सब आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन को अगर आप चैप्टर 9 से पढ़ते हैं और एग्जिट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 100% दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, आपको एक ही चीज़ मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब हेल्प मिलेगा, जिससे आप एग्जिट एग्ज़ाम को आसानी से मतलब क्रॉस कर पाएंगे। तो देव फार्मेसी की अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो भी शेयर कर देना। और ये वीडियो सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, ना कि यूपी के लिए, सभी के लिए बनाई गई है।